नमस्कार दोस्तों, प्रभा खेतान फाउंडेशन, दिनेश नंदिनी डालमिया फाउंडेशन और बुक्स एंड बियॉन्ड फरीदाबाद की ओर से मैं नीलिमा डालमिया आधार आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तुम आई बिल्कुल उस शातिर बहेलिये की तरह, तुम आई बिल्कुल उस शातिर बहेलिये की तरह, जाल पसराते हुए मैं आया उन बुद्धू चिड़ैयों की तरह, बात दोहराते हुए। बहेलिया आएगा, बहेलिया दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा, बहेलिया दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। हाय हमारी किस्मत, तुम आई, तुमने दाना डाला। सॉरी, हाय हमारी किस्मत, तुम आई, तुमने दाना भी नहीं डाला और हम दीवानगी की हद में पलकों के जाल में पावड़े बिछाकर भूखे ही फंस गए। जी हाँ, ये रूहानी पंक्तियां आज के मुख्य अतिथि निखिल सचान की कलम से रची गई हैं। ये एक ऐसी कलम है जिसने युवा लेखकों में ही नहीं, तमाम साहित्य जगत में अप्रत्याशित ख्याति प्राप्त की है। निखिल सचान को मैं बेस्ट लिटरेरी माइंड कहूँ या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंजीनियर कहूँ या इस युग का मार्केटिंग गुरु कहूँ, ये जानने के लिए आपको ले चलते हैं दिल्ली एहसास की हुमा मिर्जा के पास, जो कि इस दिलचस्प शख्सियत से हम सबको रूबरू कराएंगे। ओवर टू यू हुमा। Hi everybody, आदाब, नमस्ते and good evening। और निखिल आपसे बातचीत करते हैं। I hope everybody is doing well during the lockdown period. Lockdown is treating everyone well and ये पूरा lockdown period जो है ये काफ़ी creative रहा है राइटर्स के लिए, सिंगर्स के लिए और जितने भी इस फील्ड में लोग हैं उनके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव फेज रहा है। नीलिमा जो अभी आपसे मुखातिब थी, इन्होंने भी अपनी नॉवल तकरीबन राधा पूरी कंप्लीट कर ली है। हमारी भी जो किताब है वो मोर देन हाफ हो चुकी है इसी पीरियड में स्टार्ट होके। तो आपने इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ अपना पुराना खत्म किया या कुछ नया शुरू किया, उसके बारे में बताएं हमें। हाउ हैज दिस लॉकडाउन बीन विद यू? लॉकडाउन में बहुत कुछ ख़त्म किया गया। बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा था। किताब ख़त्म की गई, जो अगर लॉकडाउन ने अलाउ किया, सब कुछ सही रहा। अमेज़ॉन पर किताबों की डिलीवरी वापस से शुरू हुई, तो अगस्त या सितंबर तक ये किताब आ जानी चाहिए, जिसका टाइटल है पापा मैन। इसी पर जो फिल्म बन रही है उसकी स्क्रिप्ट भी ख़त्म की गई। वो फ़िलहाल स्क्रिप्ट लॉक्ड है एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि शूट वापस से शुरू होने की इजाज़त हो, तो कास्टिंग वगैरह शुरू हो, ताकि फिल्म बनाने का काम भी आगे बढ़ा जा सके। कुछ एक और वेब सीरीज़ हैं, कुछ एक और फिल्म्स है जिन पर काफ़ी सारा काम चल रहा है। तो लॉकडाउन में बहुत लिखा गया। बाकी दफ्तर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मेरी छोटी प्यारी 3 महीने की बेटी है, तो उसके साथ बहुत समय बिताया गया। एक तरीके से मैंने इसे पेड पैटर्निटी लीव की तरह भी माना है। ऑफिस का काम भी चल रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा समय गुजरा है। हाँ, दिमाग थोड़ा सा परेशान होता है, व्यथित होता है, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट फिलहाल बहुत लिखा गया और अच्छा समय गुजरा। That's very good. That's lovely. तो अब हम आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि जहाँ से आपने बताया कि अभी भी आजकल भी आप काम कर रहे हैं, जाहिर है बहुत सारे लोग अपने घर से बैठे हुए ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो आप ये अपने इतने स्ट्रेसफुल कॉर्पोरेट करियर जो आजकल है, जो डिमांड्स हैं उसके साथ इतना ये इंटरेस्टिंग राइटिंग पूरा करियर कैसे मैनेज करते हैं, पूरी राइटिंग आवर्स कैसे मैनेज करते हैं, इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से आप बैलेंस आउट करते हैं?
कैसे देखिए आपको मिलता है कि आप मेरे लिए लिखना दोनों चीजें जी जी मेरे लिए लिखना बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहा है। कभी भी मेरे लिए ऐसा नहीं रहा कि वो जैसा कहते हैं कि राइटर्स को लग्जरी चाहिए होती है, आप पहाड़ों में चले गए, समंदर के किनारे लिख रहे हैं, वैसा मेरे लिए कभी लिखना नहीं रहा। मैं रोज़ाना लिखता हूँ और 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर निकाल के लिखता हूँ। सुबह लिखूँ, शाम में लिखूँ, रात में लिखूँ, तो ये डिसिप्लिन बहुत लंबे समय से मेरे साथ चला आ रहा है। तो इसके लिए वैसे ही लिखता रहा हूँ और अब एक आदत हो गई है कि अपने लिखने के टारगेट्स होते हैं। कभी कभी दफ्तर का काम चल रहा होता है तो भी दिमाग में कुछ आता है तो नोट्स चलते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें लगातार चलती रहती हैं और अब धीरे धीरे एक तरीके से सीख गए हैं दफ्तर के साथ लिखना डिसिप्लिन की वजह से। दैट्स वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये दोनों चीज़ों का बैलेंस आउट करना जो है ये बड़ा मुश्किल काम होता है और राइटिंग भी काफ़ी कुछ डिसिप्लिन मांगती है और जाहिर है आपका करियर भी पूरा डिसिप्लिन चाहता है। तो ये आपकी किताब जो है नमक स्वाद अनुसार जो कि 2013 में पब्लिश हुई और इतनी पॉपुलर हुई, तो दिस इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक शॉर्ट स्टोरीज इंस्पायर्ड बाय योर ओन लाइफ. That's what I know, and which Yes. focuses on the concept that people seek inspiration and to boost their lives, to boost their inside outs, and to improve their efficiency by whatever whatever is available around them. They don't really need to go to the caves or to the mountains or to sit in deep meditations. They can actually find that inspiration even while going for a evening or a morning walk. So that is the underlying theme of your stories. That's what I gathered. So आपका क्या चीज ऐसी है जिसने आपको इंस्पायर किया, एक पर्टिकुलर चीज जिससे आपको ये इंस्पायर करा कि आप ये किताब लिखें? देखिए पढ़ना बहुत जारी था स्कूल के समय से। मैं जिस स्कूल से आता हूँ वहाँ पर कानपुर में एक स्कूल है दीनदयाल विद्यालय नाम से। वहाँ पर हिंदी लिटरेचर और संस्कृत दोनों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए, मुकाम आया कि जब घर में ये भी पूछा गया कि अब क्या तुम्हें हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट कर दिया जाए। बट मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ना बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैं हमेशा ये बोलता था कि नहीं, मैं फ़िलहाल हिंदी मीडियम में ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जब आईआईटी का एग्ज़ाम लिख रहे थे तो बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि दिन में तो स्कूल में हिंदी में गणित पढ़ा करते थे, फिर जब शाम में कोचिंग जाया करते थे तो वही सारी टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में पढ़ा करते थे, तो समझ में नहीं आता था। बट बिकॉज ऑफ द लव फॉर हिंदी लिटरेचर आई कंटिन्यूड विद द स्कूल। तो वहाँ पर जितना लिटरेचर पढ़ा उसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद जब आईआईटी पहुँचे, बीच में पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ पर जो साथ के लोग थे वो सारे फिलहाल आज सिनेमा में हैं। वरुण ग्रोवर मेरे सीनियर हुआ करते थे, जो अभी बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, जिन्होंने मोह के धागे गाना लिखा है, मसान फिल्म लिखी है। तो ये सारे हमारे साथ हम लोग थिएटर करते थे। तो इन सारे लोगों की सोहबत होने की वजह से बहुत एक तरीके से चीज़ें चैनलाइज हो गई और ये समझ आया कि हम जो शौकिया लिख रहे हैं उसे एक दिशा दी जा सकती है, उन्हें किताबों की शक्ल दी जा सकती है, और वहीं से फिर किताबें लिखने का, सिनेमा लिखने का, फिल्में लिखने का एक चस्का चला, जो अभी तक चलता चला है। आप जिस कॉलेज के पढ़े हुए हैं कानपुर में, उसी कॉलेज के गोपाल दास नीरज भी पढ़े हुए हैं और नीरज की पैदाइश कानपुर में हुई, उन्होंने वहीं पे पढ़ाई करी और पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। जाहिर है उनकी तो बहुत ही जबरदस्त पॉपुलैरिटी हुई। उसके बाद वो जाके अलीगढ़ शहर में थे और मेरा भी इत्तेफाकन दोनों शहरों से ताल्लुक है। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अलीगढ़ एंड लिव्ड इन कानपुर फॉर एटलीस्ट 6-7 years. सो आपको क्या लगता है कि जैसे गोपाल दास नीरज हैं, ये कुछ और भी पोइट्स जो हैं कानपुर शहर के, उन्होंने कुछ आपको इंस्पायर किया? कुछ ऐसे पोइट्स भी हैं जो कि उर्दू के बहुत मशहूर शायर रहे हैं, जो कि बाद में जाके पाकिस्तान में बहुत ही सिवियरली पॉपुलर हुए, जैसे कि हबीब जालिब, जैसे कि मुनीर नियाजी और पना निजामी कानपुरी। तो ये सब पोइट्स हैं, नीरज तो हैं ही। तो इन सब पोइट्स ने भी क्या आपको किसी लेवल पे इंस्पायर किया कानपुर में रहते हुए?
being of the same city? उस समय देखिए कानपुर में मैं 12वीं तक ही रहा हूँ, उसके बाद BHU निकल आया। तो उस समय जब तक कानपुर में था तो बहुत ज़्यादा इतनी समझ नहीं थी लिटरेचर की जितनी बाद में जाके बनी। तो कानपुर छोड़ आने के बाद सिनेमा लिटरेचर उसकी समझ बहुत ज़्यादा बनी है। तो उनकी किताबों से बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद रूबरू हुआ। तब ये नहीं पता था कि जब आप गोपाल दास जी को पढ़ते थे तब ये नहीं पता हुआ करता था कि अच्छा हाँ ये भी कानपुर में पढ़े हैं, रहे हैं। बट हाँ फिर उन सब की किताबों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फिर किताबें तो का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर वो रुका ही नहीं। फिर हिंदी लिटरेचर भी पढ़ा गया, अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ा गया, बहुत सारा ट्रांसलेशन पढ़ा गया, उर्दू किताबें ऑब्वियसली देवनागरी फॉन्ट में जितनी है वो पढ़ी गई। फिर चाहे वो बुल्ले शाह हो, चाहे कबीर हो, रसखान हो, मतेराम हो, देव रत्नाकर हो, या फिर वो रान पामुक हो, इंडियन राइटिंग में अरुंधति रॉय हो। फिर किस्सा ऐसा चला कि फिर किताबें छूटती नहीं थी, एक किताब से दूसरी किताब, एक भाषा दूसरी भाषा, जितना लिटरेचर मिला वो बहुत ज़्यादा पढ़ा गया और अभी तक चल रहा है। किताबें जो भी मिल जाती हैं कहीं से भी सुनने में आ जाता है कि एक अच्छी किताब आई है तो फिर बस तुरंत हाथ में लग जाती है, वो छूटती नहीं। ये तो एक लाइक आई मीन ये तो बिल्कुल जाहिर है कि लिखने वाला तो पूरा का पूरा जब तक पढ़ने का शौकीन नहीं हो तो आगे बात बढ़ नहीं सकती। जैसे कि इसके बारे में कहा गया है कि सारी किताबें दूसरी किताबों से बनी होती हैं। तो ये कहीं काफी हद तक ट्रू है। इंग्लिश में जैसे कहा गया है कि ऑल बुक्स आर मेड ऑफ अदर बुक्स। सो ये एक जब तक कि हमारे अंदर बहुत सारी किताबों की इकट्ठा नॉलेज, आगे हम उसमें किसी भी चीज को लिखने के बारे में सोच नहीं सकते, ख्याल नहीं बना सकते। कानपुर के आप रहने वाले हैं तो कानपुर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शहर है। इतने करीब लखनऊ के होते हुए भी लखनऊ से बहुत फर्क है कानपुर शहर। और जैसे कि लखनऊ में एक मिडिल क्लास डोमिनेट करता है, तहजीब है और एक दूसरे किस्म का कल्चर है। कानपुर एक कम्प्लीटली कोकी है। मेनली वहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज दिखेंगी या लेबर क्लास दिखेगा, मिडिल क्लास थोड़ा कम है। तो कानपुर से कुछ आपकी रिलेटेड यादें हैं, क्योंकि मैं भी कानपुर में काफी साल तक रह चुकी हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं कानपुर की जो कि बड़ी टिपिकल हैं, मोती झील और शिवालय और आर्या नगर की चाट और लड्डू और JK टेम्पल और गंगा घाट और बिठूर। तो कोई चीज ऐसी है जिसने आपको कानपुर की में बचपन में आपको कोई चीज ऐसी इम्पैक्टफुल रही हो आपकी लाइफ पे जिसने आपके राइटिंग को इंस्पायर किया हो? देखिए हर शहर कुछ ना कुछ दे जाता है, खासतौर पर जब आप लिखते हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो कानपुर की जो भाषा है, कानपुर की जो बोली है और वहाँ के लोगों का बोलने का एक जो लहजा है वो मुझे बड़ा मज़ेदार लगता था। इनफैक्ट इसके लिए जो मेरी चौथी किताब है और जो ये जो फिल्म है उसमें पूरी कानपुर की बनाई हुई दुनिया ही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती थी कि वहाँ जिस तरीके से बोलते हैं। आप अभी हाल ही में सिनेमा में देखेंगे कि लोगों को अभी स्मॉल टाउन बहुत आकर्षित करने लगा। पहले लोग कोशिश करते थे कि वो फिल्मों की शूटिंग के लिए बाहर चले जाएंगे, महंगे सेट्स होंगे, महंगे लोकेशंस होंगे, बट अभी हालिया में छोटे शहर की तरफ सब लोग वापस से भाग रहे हैं। तो मुझे कानपुर के लोगों के बात करने का लहजा, जैसे मज़ेदार लोग होते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, फिर भले उनकी गालियाँ हों या फिर उनका एक केयरफ्री अंदाज हो, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रह जाती थी। छोटी छोटी चीज़ें अब वही फिर बम्बई की दुनिया को बहुत मज़ेदार भी लगती है। जैसे कि कटिया मारने जैसी एक ऐसी चीज़ जो कानपुर में इलीगल होते हुए भी इतनी आम है कि आपने इलीगली इलेक्ट्रिसिटी टैप करी है, वो बॉम्बे के फिल्म की दुनिया को बहुत ही नई और अनोखी लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जहन में रही हैं, दिमाग में आती रही। तो वहाँ के जो कल्चर के जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा याद है, जो मैंने फिलहाल इस किताब में भी बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश करी है। तो ये जो आपकी किताब है UP 65 जो कि फिल्म में बन रही है, तो जिसके ऊपर फिल्म भी बन रही है, तो इसके हवाले से हम ये आपसे एक चीज कहना चाहेंगे कि जैसे कि मतलब यूपी एक ऐसी शहर है, एक ऐसा स्टेट है कि लोगों को हद से ज्यादा इंस्पायर करता है, इंस्पायर इन अ वे कि वो लोगों के अंदर बिल्कुल समा जाता है। जैसे कि कबीर ने कहा ना कि एक that all know that a drop of ocean merges into the sea, but few know that the ocean merges into the drop. जैसे कि एक कतरा समंदर में गर्क होता है, इसी तरह समंदर भी कतरे में गर्क होता है।
तो जो यूपी के अंदर ये खास बात है कि जो भी यूपी में रहा हुआ होता है उसके अंदर यूपी पूरा गर्क हो जाता है, और जहां हम कहीं भी जाएं, किसी भी, यहाँ सिर्फ इंडिया ही में नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाएं, तो हम एक अपनी एक अलग से कॉक्स होती हैं जो छोटी छोटी सी, जो हम उसको कभी अपने से हटा नहीं सकते, बल्कि और लोग भी हमारे अंदर समा जाते हैं उसको लेके, और वो हमारे अंदर से यूपी नहीं निकल पाता है। तो यूपी के अंदर एक खास बात है जो आई थिंक मेरे हिसाब से और लोग कहीं कहीं जाके मर्ज होने की ज्यादा कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन यूपी वाले कहीं भी जाके अपनी एक छाप छोड़ते हैं, एक अपनी एक पहचान छोड़ते हैं और लोगों को उसके अंदर पुल कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है यूपी 65 में जो आपने लिखा और जिसके ऊपर कितना फिल्म बनाई जा रही है, इसमें ऐसी क्या चीज थी, जो ऐसी क्या चीज ने आपको पुल किया जिसने आपको पूरी किताब लिखने के ऊपर इंस्पायर कर दिया? यूपी 65 फिल्म तो फिलहाल चौथी किताब पर बन रही है, जिसका नाम पापा मैंने। यूपी 65 पर वेब सीरीज के लिए राइट्स खरीदे गए हैं जो मैंने लिख कर दी हुई है। यूपी 65 बनारस के बारे में, बनारस का आरटीओ कोड है यूपी 65। मैं बीएचयू में 4 साल पढ़ा हूँ। तो बनारस ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरी सोच और मेरी समझ और एक तरीके से कह लीजिए जिस तरीके से आपका ज़िंदगी के लिए आउटलुक होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है। क्योंकि मैं बनारस आने से पहले, बीएचयू आने से पहले मेरे लिए ज़िंदगी का बस इतना ही मतलब था कि आप एक दिन आईआईटी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे और बस आपकी उस दिन ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो इसके लिए जब आपने मुझसे कानपुर की यादें भी पूछी, मेरी बहुत ज़्यादा यादें इसलिए भी नहीं है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ किताबें, मेरी गणित की किताब, मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके अलावा दुनिया नहीं दिखाई देती थी, और मैं सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छी रैंक ला के आईटी में आना चाहता था। तो मैं तो कहा करता हूँ कि मैं बहुत ही नमूना किस्म का लड़का था जिसे दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी। उसने शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों से कोई छोटी मोटी गाली देकर भी बात करी होगी। तो जब मैं बीएचयू पहुँचा तो ये मेरे लिए एक बड़ा यूरेका मोमेंट था। वहाँ जाके ऐसा नहीं हुआ कि आप, जैसे कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, जो उसका किरदार है निशांत, वो आया तो आईआईटी ये समझ के था कि यहाँ पर जाके स्वदेश के शाहरुख खान की तरह ट्यूबवेल चला देगा या अब्दुल कलाम की तरह अग्नि की उड़ान भरेगा, कोई नया मेटल खोजेगा, कोई नया आविष्कार कर देगा, बट वैसा हुआ नहीं। बनारस एक ऐसा मस्त मौला शहर है, वहाँ के लोग इतने मज़ेदार हैं कि फिर उन लोगों ने मेरी पूरी समझ और उसको एक नया ही आयाम दे दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, आईआईटी बीएचयू में एक कबाड़ी वाला है जो लखपति इंसान है। वो वहाँ के लोगों को सेकेंड हैंड सामान, मैगी बनाने के लिए केटल, कूलर, या फिर पुराने साल के एग्जामिनेशन के पेपर, ये सब बेच बेच के लखपति हो गया। दोस्त बड़े मज़ेदार मज़ेदार मिले थे। तो इन सारे लोगों से मिलने की वजह से दिमाग को एक नया डायमेंशन ऐड हो गया। तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो एक ऐसा लड़का जिसने अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा कभी कुछ नहीं सोचा था, वो जब बनारस जैसे शहर में आता है तो वो कैसी दुनिया को देखता है, इसी सब की कहानी यूपी 65 के बारे में। चलिए, दैट्स वेरी गुड। एंड अब आप ये, जैसे कि यूपी का एक खासियत है कि यूपी में हर चीज बड़ी एक्सट्रीम पे होती है। त्योहार भी हैं तो 10-10 दिन, चाहे वो बनारस हो या वो अलीगढ़ हो या कि कानपुर हो, कि अगर त्योहार भी मनाए जाएंगे तो वो लंबे बनाए जाएंगे। इस पूरे जो इतने ज्यादा फास्ट पेस्ड लाइफ में अभी भी यूपी में जो है वो होली, जब तक कि गंगा नहान ना हो तब तक हर आदमी आपको रंग और भंग में डूबा हुआ नजर आएगा। ईद जो है वो चांद रात से लेके ईद के मेले तक चलती चली आएगी। तो लोगों के पास ये एक सेलिब्रेटरी स्पिरिट है, और एक लाइक का एक वक्त भी है, सेलिब्रेटरी स्पिरिट भी है, जो कि दूसरी जगह के लोगों में अब थोड़ी सी कमी उसकी आ गई है, लेकिन यूपी में अभी भी पूरी तरीके से है। तो आपको क्या लगा कि बनारस में इस किस्म की चीजें आपको देखने में आई? आपको कुछ फर्क लगा कि आप बॉम्बे में अब हैं, तो वहां से आपको कुछ ऐसा लगा कि अब जो चीजें आपने बनारस में और जो कानपुर में और यूपी में एक्सपीरियंस करी थी, उससे क्या चीज आपको ऐसा लगा कि फर्क है बिल्कुल बॉम्बे में? बहुत बहुत ज़्यादा फर्क है। बनारस में तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे तो गालियाँ भी एक कविता होती हैं। मतलब उनमें एक सुर, एक लय और एक ताल होता है। वो गालियाँ वैसी गालियाँ नहीं होती कि आपको किसी ने कह दिया तो आपको बुरा लग जाएगा। बनारस में ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के पैर छूने जाएं तो फिर वो जियो रजा बोल के उसके आगे 2 गाली और लगा दे। बनारस में ऐसा भी हो सकता है कि आप, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आप घाट पर जाएं, टहल रहे हैं, और एक व्यक्ति जो एक इम्पोस्टर है, शंकर जी की तरह गले में नाग लेकर चल रहा है, आप
उससे सेल्फी खिंचाने के लिए बोलें, वो आपसे 100 रुपये लेगा और उसके बाद वो आपको गाली देकर निकल जाए, जबकि वो भगवान के वेशभूषा बनाकर घूम रहा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार जगह लगी। हम अक्सर ऐसा होता था कि जब आईटी में पढ़ते थे तो रात में गंगा जी के घाट पर जो नाव बंधी होती थी उसी में झूला झूलते हुए सो जाते थे। फिर घाट पर मुक्ति भवन मिलता था, जिस पर अभी एक फिल्म भी आई, तो वो मुक्ति भवन देखना, सारे घाटों की सैर करना, फिर वहाँ पर सुबह दशाश्वमेध घाट की आरती देखना, सुबह बनारस देखना, तो ये सारी चीज़ें 4 साल बहुत ज़्यादा देखी। मुझे तो बहुत मज़ेदार जगह लगती है बनारस। ये नमक स्वाद अनुसार की जो कहानियां हैं ये 9 साल के अरसे पे आपने लिखी है. These stories were written over a period of 9 years, and these stories are about children from the perspective of adults, which is a very niche field. You know, nobody ever thought of कि बच्चे जो हैं उनके पर्सपेक्टिव से हम कैसे लिख सकते हैं बड़े होने के नाते. या तो बच्चों की कहानियां होती हैं वो बड़ों की कहानियां होती हैं. These stories are from the perspective about children but from the perspective of adults. So इस तरीके का टॉपिक, क्या आपको लगता है कि आपके बचपन में कुछ इस तरीके की चीज रही हो जिसने आपको ये मजबूर किया हो, या आपको ऐसा किसी वक्त ऐसा फ्रस्ट्रेशन हुआ हो कि मैं लोगों को कुछ, अपने बड़ों को कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, जिससे कि मुझे बताने की एक ख्वाहिश है, क्यूरियोसिटी है? क्या इस तरीके का कोई ऐसा मोमेंट था जिसने आपको इंस्पायर किया हो कि आप लिखें कि भाई बड़े भी तो कैसे देखें बच्चों को, इस तरीके से देखें बच्चों को जो नहीं देखते हैं, बच्चों को बच्चों की तरह देखते हैं? तो क्या ऐसी चीज है जो आपके, कोई ऐसा इंसिडेंट है, कोई ऐसा वाकया है जिसने आपको ये लिखने पे? मेरी लिखाई पर सिनेमा का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। जो मेरे बहुत ही सबसे पसंदीदा डायरेक्टर हैं, चूँकि मैं ईरानियन सिनेमा बहुत देखता हूँ, तो मुझे माजिद माजिदी का सिनेमा बहुत ज़्यादा पसंद है। माजिद माजिदी के सिनेमा में उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके किरदार सिर्फ बच्चे हैं, और बच्चों को किरदार तो वो ज़रूर लेते हैं, लेकिन कहानियाँ ऑब्वियसली वो एडल्ट्स के लिए कहना चाहते हैं। तो उसका एक बहुत गहरा प्रभाव है मेरी लिखाई पर। कई बार आप एक छोटी सी बात, जब आप एक बच्चा उसे किस तरीके से देख रहा है कहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही अलग होता है बजाय इसके कि जब आपके किरदार एडल्ट्स हैं और वो बात कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मेरी एक कहानी है, जो नमक स्वाद अनुसार की आखिरी कहानी, वो 2 ऐसे बच्चों के बारे में है जो गांव में रहते हैं। उसमें एक बच्चा है जो बहुत गरीब है, एक दूसरा बच्चा है वो गरीब नहीं है, अच्छे घर से है। वो दोनों जब साथ में सुबह खेत में पॉटी करने के लिए जाते हैं, तो जो पतला वाला बच्चा है वो हमेशा इस बात से दुखी होता है कि उसे जब पॉटी आती है तो वो उतनी मोटी नहीं आती जो उस दूसरे अमीर घर के लड़के को आती है। और उसकी पूरी ज़िंदगी इसी क्रम में है कि एक दिन वो भी अच्छा खाना खाएगा और अपने वो बाजू वाले लड़के को हैरान कर देगा। ये एक बहुत छोटी सी बात है। ऑब्वियसली आप ये बात अडल्ट्स के माध्यम से नहीं कह सकते। जब आप छोटे बच्चों के माध्यम से ये कहानी कहते हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ उनके लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है, और वो कितनी गहरे तक असर कर गई उस बच्चे को, कि वो अपनी माँ से कहता है वो बच्चा कि तुम मेरा एकदम ध्यान नहीं रखती हो, तुम कभी मुझे मालपुआ नहीं खिलाती हो, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। सत्यजीत रे की भी पीकूज डायरी करके सीरीज़ है, पीकू के साथ उन्होंने 2 उनको सब्जेक्ट में रख के कहानियाँ भी बनाई, तो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी कि इतनी छोटी सी बात जो मेरे आपके लिए बिल्कुल किसी मतलब की नहीं हो सकती, वो बच्चे के लिए कितने बड़े मायने की हो सकती। तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहा है, माजिद माजिदी की फिल्म का रहा है, इसलिए मैं बहुत सारी कहानियाँ बच्चों के माध्यम से लिखता हूँ। आपकी ये जो कहानी है, ये आपकी जो किताब है पापा मैन, तो ये एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में खास तौर से हर बच्चा अपने पापा को सुपरमैन, बैटमैन की तरह देखता है। तो बजाय इसके कि हम सुपरमैन और बैटमैन को एक लाइक ख्याली फिगर्स देख के इंस्पायर हों, या मतलब उनसे हम कोई चीजें अपनी पूरी करवाएं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कराएं, बजाय उसके जो आपने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करा है पापा मैन, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एक बच्चा एक्चुअली अपने पापा को ही सुपरमैन और बैटमैन की तरह देखता है। तो आपने ये चीज कहाँ से, लाइक कैसे आपको ये ख्याल आया कि इसको, ये सुपरमैन और बैटमैन के एज में आप एक पापा मैन क्रिएट करें? ये कहानी लिखने का एक बहुत बड़ा मुद्दा और वजह रही है। मैं हमेशा देखता आया था कि आप हमेशा ये कहा करते हैं कि जब मैं 55 साल का हो जाऊंगा, 60 साल का हो जाऊंगा, तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। रिटायर होना
हमारी एक बहुत बड़ी एस्पिरेशन होती है, जबकि जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी भर की सारी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो चुके होते हैं। वो दरअसल एक ऐसा समय, जैसा हम बोलते हैं ना 2020 में जब 18वें और 19वें ओवर तक का मैच हो चुका होता है, तब आप स्लॉग करके आगे बढ़ के छक्का मारने वाला समय होता है। बट हमने उसे एक ऐसी उम्र बना लिया है कि अब हम बस रिटायर हो जाते हैं, थोड़े तीर्थ चले जाएँ या कश्मीर घूम आएँ या कहीं और घूम आएँ। तो ये किताब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखी हो गई है कि जब वो रिटायरमेंट की उम्र के नज़दीक आ रहा है तो वो सबसे कहता है कि मैं रिटायर नहीं होना चाहता, अब यहाँ से मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, मेरा नया जन्म है, मैं रेलवे पर ये क्लर्क की नौकरी छोड़ के बम्बई जाना चाहता हूँ सिंगर बनने के लिए। और कानपुर जैसी जगह में वो व्यक्ति एक उपहास का पात्र बन जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, लोग घर उसको उसे देखने आते हैं जैसे वो सर्कस का एक जोकर हो, मजाक उड़ाते हैं कि अरे गुप्ता जी आप बम्बई जाएंगे तो रेखा जी से मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तब जब वो व्यक्ति एक उपहास का पात्र बन चुका है, तब उसकी बेटी जब उसकी उंगली पकड़ लेती है तो वो बोलता है कि जब तू मेरी उंगली पकड़ लेती है तो मुझे बड़ा असाधारण फील होता है, जैसे मैं कोई सुपर हीरो हूँ, जैसे कि मैं कोई पापा मैं हूँ। तो इस सारी चीज़ों को मुद्दे में रखते हुए ये किताब लिखी गई है कि जब आपके बेटे या आपकी बेटी आपकी उंगली पकड़ लेती है तो आप साधारण से असाधारण हो जाते हैं। और दूसरा ये कि रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। जब आप रिटायरमेंट का सोचें उस समय आप अपने भूले बिसरे पुराने जो भी आपके शौक थे उन्हें पूरा करिए, और ये कभी मत सोचिए कि बस अब मैं तीर्थ पे चला जाऊंगा या बस मैं सैर करूंगा। आप वो सारी चीज़ें करिए जो आप जिंदगी भर करने का सपना देखते हैं। दैट्स वेरी गुड निखिल, बहुत अच्छा लगा ये आपकी बात सुन के। और हम लोग थोड़ी सी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं कि आजकल के ज़माने में जबकि हम लोगों ने एक लाइक इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक लॉयल्टी पैक्ट काइंड ऑफ साइन कर लिया है, और हम जो हैं वो बिल्कुल किसी और लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं कि हम इंग्लिश में ही पढ़ें। खास तौर से जो कि हमारे बच्चे हैं और जो हमारे यंग यूथ है वो सिर्फ चाहता है कि इंग्लिश लिटरेचर पढ़े इस जमाने में, जबकि हिंदी लिटरेचर ऑलरेडी, हिंदी लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज जैसी चीजें ऑलरेडी डिक्लाइन के ऊपर हैं। तो उसमें क्या आपको लगता है कि अगर कोई उनको इतना इवॉल्व स्टोरीज दी जाएं जैसे कि आपने लिखी, जो उनको सोचने पे मजबूर करें, तो वो फिर से उस लैंग्वेज की तरफ आएंगे? क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोगों ने सबने बचपन में हिंदी तो पढ़ी है, सबको यहाँ पे हिंदुस्तान में एटलीस्ट सबको हिंदी आती है, तो हम क्यों नहीं वहाँ का लैंग्वेज, वो उस लैंग्वेज में हम क्यों नहीं कुछ पढ़ना चाहते, हम सिर्फ इंग्लिश में ही क्यों पढ़ना चाहते हैं? जबकि अगर आप देखें तो दूसरी कंट्रीज में आप टर्किश लैंग्वेज में ले लें, स्पेनिश में ले लें, पर्शियन में ले लें, सब लोग अपनी लैंग्वेज का लिटरेचर बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। और इनफैक्ट वहाँ पे ये हाल है कि अगर दूसरे वो वाले राइटर्स जो कि पॉपुलर हैं इन लैंग्वेजेस में, वो अगर इंग्लिश में लिखने लगे तो उनका बॉयकॉट हो जाता है। बहुत से राइटर्स ऐसे उनमें हो गए कि जो अपनी किताबें अपनी ओरिजिनल लैंग्वेजेस में लिखते हैं और बाद में उनको दूसरी जगह से ट्रांसलेट इंग्लिश में कराया जाता है। लेकिन हमारी कंट्री में अभी वो बात नहीं आ रही। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई कहानियां ऐसी नहीं बताई जा रही हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करें, कि वो उनका एक खास एक रुझान ही हो गया कि वो एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते हैं इस फील्ड में? आप क्या कहेंगे इस बारे में? दोनों वजह है। मैं तो उसकी दोनों वजह मानता हूँ। पहला, हर लिटरेचर को खुद को रीइन्वेंट करना पड़ता है। मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट है। मुझे नहीं लगता कि हिंदी लिटरेचर ने खुद को रीइन्वेंट किया। हमारे मुद्दे, हमारी बातें, बात कहने का हमारा लहजा, हमारी भाषा को रीइन्वेंट करने का तरीका, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मत है कि हिंदी लिटरेचर में वैसे नहीं हुआ जैसे बाकी सारे लिटरेचर में हुआ। हमारे कथानक, हमारी कहानी का कहने का लहजा बदला नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे छूटे। दूसरी वजह ऑब्वियसली हमारे यहाँ ये रही कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी, जैसा कहते हैं कि वो एक भाषा नहीं है, क्लास है। तो जिस दिन से अंग्रेज़ी भाषा की बजाय एक क्लास बन गई, जो एक कॉलोनियल हैंगओवर रहा है ब्रिटिशर्स के ज़माने से, धीरे धीरे अंग्रेज़ी इतनी बड़ी चीज़ होती गई कि जब लोगों ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में हिंदी किताबें नहीं पढ़ी, तो उनके लिए हिंदी के फॉन्ट और हिंदी के अक्षर, देवनागरी को पन्ने पर लिखा देखकर पढ़कर प्रोसेस करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो कहते हैं कि आप जब हमें अपनी कहानी सुनाते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन हम इसे पन्ने पर लिखा देखकर देवनागरी में पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि हमने शुरुआत से ही अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाई करी है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी वजह रह गई, बहुत बड़ा गैप हो गया जिसकी वजह से हिंदी किताबें पीछे छूटती गई।
बट मैंने इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है पिछले मैं कह लूँ पिछले 5-6 सालों में। जब मेरी पहली किताब आई थी नमक स्वाद अनुसार, उस समय हम 500 किताबों का प्रिंट रन करने से बहुत डरते थे। अब हम 50,000 किताबों का प्रिंट रन भी ऐसे ही कर देते हैं, जैसा कि अंग्रेजी के बड़े बड़े ऑथर्स की किताबों के भी बहुत सारे ऑथर्स के प्रिंट रन इतनी सारी किताबों के नहीं होते। तो ये जो गैप है वो धीरे धीरे भरा गया है। धीरे धीरे भले वो सोशल मीडिया हो या फिर किताबों का वेब में अडेप्टेशन हुआ हो या सिनेमा में अडेप्टेशन हो या फिर ये खबरें आने से कि फलाना किताब के राइट्स खरीद लिए गए किसी वेब सीरीज बनने के लिए, इस वजह से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये जो गैप है वो भरा गया है। और भले आप ये कह लीजिए कि उसे कूल बनाया गया है जिसे पहले लोग कूल नहीं मानते थे, बट इन सारी वजह से फिलहाल मैंने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती हुई देखी हैं। क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि पहली किताब लिखते वक्त ये जर्नी इतनी लंबी चली जाएगी, इतनी आगे चली जाएगी और फिर एक दिन आप भी एक घर घर का नाम बन जाएंगे। फिर साथ में ऐसे लोग जुड़ते गए जो चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं पिछले 1.5-2 साल से कलम के माध्यम से लगभग पूरा देश घूम चुका हूँ। ये सिलसिला अभी तक लगातार जारी है। बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स में बुलाया जाता है, टीवी पर इंटरव्यूज़ होते हैं, अखबारों में इंटरव्यू होते हैं। उससे लोगों को ये बात समझ आती है कि हाँ, फिलहाल हिंदी लिटरेचर भी अभी बीती गई बात नहीं हो गई है, अच्छी किताबें अभी भी पढ़ी जा रही हैं। आपका आपका कूलनेस क्वेश्चन क्या है आपके हिसाब से आपकी कहानियों में? What is the cool question that people just fall in love with? मेरे हिसाब से भाषा है, कहने का लहजा है, वो बहुत ज़्यादा बदली है। उसमें थोड़ा बहुत कनपुरिया लहजा भी होगा, थोड़ा बहुत बनारस का छौंका भी होगा, थोड़ा बहुत खड़ी बोली भी होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब लिखूँ तो कोई बोर ना हो। बहुत सारे लोग ये बात आकर कहते हैं कि आप कितनी भी बड़ी किताब लिख दीजिए या कितनी भी देर अपनी बात कह लीजिए, मैं बोरियत नहीं। तो ये फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा सबको करना चाहिए। इनफैक्ट जो मेरे फेवरेट ऑथर्स हैं, मैं तो कितनी भी कैसी भी किताब पढ़ जाता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गैब्रियल गार्सिया मार्केस की किताबें या अरुंधति रॉय की किताबें, तो उनमें तो बहुत ज़्यादा शब्दों में डेप्थ होती है। बट फिलहाल मैं ऐसी कोशिश करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब या तो आप इस चैलेंज से दुखी हो लीजिए कि लोग हिंदी किताबें नहीं पढ़ते, या फिर आप कोशिश करिए कि आप उसको ओवरकम करके कुछ ऐसे लहजे में बात करिए कि लोग उससे जुड़े, लोगों को लगे कि हाँ, उनकी कहानी कही जा रही है, कोई नई बात आई है, कोई नई कहानी है। तो ये मेरा फिलहाल कूलनेस क्वेश्चन। निखिल, आपसे बात करके काफी उम्मीद बनती है जबानों के लिए और खास तौर से हिंदी जबान के लिए कि अच्छी अच्छी कहानियां आएंगी और लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे और ऑलरेडी हो रहे हैं। हम आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी जो आपकी कोई पसंदीदा कविता आपकी खुद की लिखी हुई हो और आप अपनी किसी कहानी का एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाएं हम लोग। मैं आपको कविता ज़रूर पढ़ के सुना देता हूँ। बस अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें तो मैं पूछ भी लेता हूँ अपने लैपटॉप पर फिलहाल। ये कविता सुना सकता हूँ, थोड़ी सी लंबी है बट फिलहाल मुझे लगता है शायद ये सबको कविता इसलिए याद आ जाए कि कविता बहुत वायरल हुई थी। शायद आप सुने तो आपको याद भी आ जाए कविता, क्योंकि ये ज़रूर व्हाट्सएप पर या इधर उधर टहल कर आपके पास ज़रूर आई होगी। हो सकता है किसी ने अपने नाम से ही क्लेम करके भेज दी हो ये कविता। ये कविता जब नवंबर दिसंबर में लिखी गई थी, जब ये CAA और NRC वाली पूरी डिबेट शुरू हुई थी, तब ये कविता लिखी गई थी। और उसके पीछे की बहुत छोटी सी कहानी ये है कि जब हिंदू मुसलमान झगड़ा जब भी होता है और आप ये बातें रखने की कोशिश करते हैं, तो लोग बोलते हैं यार देखो, ये सब बातें तो ठीक है, तुम कभी मुसलमानों के मोहल्ले में गए हो, जाकर देखो डर लगता है। हर व्यक्ति ये बात कहता है। तो इस बात को जवाब देते हुए मैंने एक कविता लिखी थी और ये बहुत वायरल हुई थी। मैं वो सुना देता हूँ आपको। सॉरी, हम आपसे अभी ये बात कहने वाले थे, उसी की हम आपसे रिक्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन हमने इसको आपके ऊपर छोड़ा बिकॉज हमने भी वो आपकी
जो ये वाली कविता है कि जी मुसलमानों से डर लगता है, जी बहुत ही ज्यादा दिल को छू लेने वाली है और हाँ बहुत ही सोचने पे मजबूर करने वाली है। जी। तो मैं वही कविता आपको सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त अक्सर कहता था कि ये कौमी एकता की बातें बस कहने में अच्छी लगती हैं। कहता था कि तुम कभी मुसलमानों के मोहल्ले में गए हो, कभी जाकर देखो, डर लगता है। वो मुसलमानों से बहुत डरता था। हालांकि उसे शाहरुख खान बहुत पसंद था। उसके गालों में घुलता डिम्पल और उसकी दिवाली की रिलीज की हुई फिल्में भी दिलीप कुमार यूसुफ खान है वो नहीं जानता था। उनकी फिल्में वो शिद्दत से देखता था। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो इंतज़ार करता था आमिर खान की क्रिसमस रिलीज का और सलमान की ईदी का। अगर जो ब्लैक में भी टिकट मिले तो वो सीटियां मार कर देख आता था। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो मेरे साथ इंजीनियर बना। विज्ञान में उसकी दिलचस्पी इतनी कि कहता था कि मैं भी एक दिन अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनूंगा और देश का मान बढ़ाऊंगा। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो क्रिकेट का भी बड़ा शौकीन था, खासकर मोहम्मद अजहरुद्दीन की कलाई का, जहीर खान और इरफान पठान की लहराती हुई गेंदों का। कहता था ये तीनों जादूगर हैं, अगर खेल जाएं तो हम पाकिस्तान से कभी ना हारें। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो नरगिस और मधुबाला के हुस्न का मुरीद था। उन्हें वो ब्लैक एंड वाइट में देखना चाहता था। वो मुरीद था वहीदा रहमान की मुस्कान का और परवीन बाबी की आशनाई का। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो जब भी दुखी होता था तो मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनता था। कहता था कि खुदा बसता है रफ़ी साहब के गले में। वो रफ़ी का नाम कान पर लगाकर ही लेता था। और अगर साहिर के लिखे गाने रफ़ी साहब गा दें तो उसका खुशी से रोने का मन होता था। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो हर 26 जनवरी को अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा गाता था। कहता था कि अगर गीत पर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई हो और जाकिर हुसैन का तबला हो तो क्या ही कहना। उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। जब उसे इश्क हुआ लड़की से तो गालिब की गज़ल कहता, फैज़ के चंद शेर भेजता। उन्हीं उधार के शेरे पर मर मिटी उसकी महबूबा जो आज उसकी पत्नी है। वो इन शायरों से नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता। बड़ा झूठा था मेरा दोस्त, बड़ा भोला भी। वो अनजाने ही हर मुसलमान से करता था इतना प्यार। फिर भी न जाने क्यों कहता था कि वो मुसलमानों से डरता था। वो मुसलमानों के देश में रहता था, खुशी खुशी मोहब्बत से, और मुसलमानों के न जाने कौन से मोहल्ले में जाने से डरता था। दरअसल वो भगवान के बनाए मुसलमानों से नहीं डरता था। वो डरता था तो सियासत, अखबार और चुनाव के बनाए उन काल्पनिक मुसलमानों से, जो कल्पना में तो बड़े डरावने थे लेकिन असलियत में ईद की सेवइयों से ज़्यादा मीठे थे। बहुत खूब निखिल, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छी और बड़ी सोच के साथ लिखी हुई ये नज्म और ये कविता है आपकी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप कुछ अपनी किसी कहानी का कोई पैराग्राफ भी सुनाएं हम लोगों को। ठीक है। फिलहाल मेरे पास नमक स्वाद अनुसार है यहाँ पर। मैं इसका एक हिस्सा पढ़ देता हूँ। यूपी 65 का एक हिस्सा पढ़ देता हूँ शुरुआत का। यूपी 65 ये जो फिलहाल BHU पर यूपी केस है। जो मैं आपको भाषा की बात कह रहा था, जब आपने कूलनेस क्वेश्चन की बात कही थी। पहला चैप्टर है जिसका शीर्षक है 16 नंबर सुलेमानी इस्तरा और नयन मोहिया। अमित कुमार पांडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्स्ट ईयर, बरेली, इलाहाबाद। एल्यूमिनियम के बक्से पर लाल पेंट से बड़ा बड़ा लिखा था। जब मैं IIT BHU के राजपूताना हॉस्टल के कमरा नंबर 4 में घुसा तो मेरा रूममेट अमित कुमार पांडे एल्यूमिनियम के संदूक पर बैठा दाढ़ी बना रहा था। बक्से पर जितनी बेडौल और अनगढ़ उसके नाम की लिखाई थी, उतना ही बेढंगा और बेहूदा वह खुद उकड़ू बैठकर शीशे में झांकता हुआ नथुने फुलाकर नाक में बढ़ आए बालों की पड़ताल कर रहा था। उसके हाथ में जिलेट का ट्विन ब्लेड या ट्रिपल ब्लेड रेजर नहीं था, बल्कि बाकायदा पुश्तैनी सुलेमानी उस्तरा था, जिसे वो पापा की शेविंग किट से चुरा कर लाया था। वो कभी दाढ़ी नहीं बनाने देते थे, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में दाढ़ी मूंछ होना आवारागर्दी की निशानी होती है। लेकिन अब चूंकि पांडे IIT JEE क्वालिफाई कर चुका था
इसलिए आईटी में घुसते ही इस हिटलरी जोर फरमान के विरोध में सामान वामान खोले बिना ही बड़े अधिकार से दाढ़ी मूंछ फूट रहा था। वो उस तरह ऐसे चला रहा था जैसे साक्षात छत्रपति शिवाजी हाथों में शमशीर लिए दुश्मन को बेरहमी से काट बिछा रहे। फिलहाल एक छोटा सा हिस्सा था। जी जी सुनाया। और कुछ सुनाएंगे निखिल? इज दैट ओके? फिलहाल सवाल ले लेते हैं। ठीक है, चाहे तो एक आधा शुक्रिया। कविता। बहुत 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 अच्छा, बहुत ही जबरदस्त आपकी कविता भी और आपकी राइटिंग भी, और हम लोग सब के सब जो थोड़ा बहुत जो कुछ आपकी बाकी बची हैं किताबें वो भी पढ़ेंगे और इंतजार कर रहे हैं आपकी दूसरी किताब के आने का। एंड नीलिमा, आप कुछ ऑडियंस सवाल करेंगे, तो आई थिंक वी विल टेक अप सम क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू निखिल जी एंड हुमा जी, आपके साथ बहुत ही अच्छा लगा। निखिल जी के क्वेश्चन आंसर्स का सेशन अब शुरू करते हैं। तो क्या हमारे कुछ ऑडियंस कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो वो प्लीज रेज योर हैंड या क्वेश्चन आंसर्स में टाइप कर दें। Manisha, do we have any questions? Yeah, we have Bharti Mohan ji here. I'll just put her online. Bharti Mohan ji. हेलो जी भारती बताइए। क्या भारती जी? जी, मैं आपको बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत ही मजा आया आपकी कविता सुन के। आजकल का जो माहौल है उसके ऊपर अभी आपने सोचा है कुछ लिखने का? फिलहाल तो कविताएं ज्यादा होती हैं आजकल के माहौल पे। फिल्मों में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के माहौल पे बेबाकी से अपनी बात कह पाना। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत लंबी जद्दोजहद है। बट हाँ, अगर कोई अच्छे प्रोड्यूसर्स मिल जाते हैं तो वो कहानी ज़रूर कही जाएगी। फिलहाल मैं अपने मन की ज़्यादा बात जो होती है वो कविता में ज़्यादा आसानी से कह लेता हूँ। फिल्मों में बहुत लिमिटेशन हो जाती है कि आप पर लोग किस तरीके की कहानियाँ पहले ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं। जी। Next we have from Saujanya Rai. Can we have him? Saujanya Rai. Yeah. Hello, sir. I feel really privileged to talking to you right now. Sir, actually, I just want to know कि हिंदी भाषा में जो ये नयापन आया है जो हम देख रहे हैं इस दौर में, इस जनरेशन में, तो सर आप इसको किस व्यू में देखते हैं कि इट्स पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव? देखिए देखने के दो चश्मे हैं। मुझे तो बहुत पॉजिटिव लगता है और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कम से कम जो एक गैप बढ़ रहा था वो तो खत्म हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ये कभी नहीं बोलते आए हैं कि आप जो नए लोग हैं सिर्फ उन्हें पढ़िए, क्योंकि मैं जिन लोगों को बहुत पढ़ता हूँ वो तो सारे पुराने लोग ही हैं। मुझे विनोद कुमार शुक्ल बहुत पसंद है, मुझे राही मासूम रजा की सारी किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है, आधा गाँव, टोपी शुक्ला, ये सारी किताबें मेरी पसंदीदा किताबें हैं। तो मेरा कहना ये होता है कि अगर आपको नई कहानियों से पढ़ना शुरू करिए, जब आपकी उन सारी किताबों से दोस्ती हो जाए फिर पुरानी किताबें भी ज़रूर उठाइए, अपने दोस्तों को दीजिए। तो मुझे ये सारा बदलाव, ये सारा चीज़ बहुत अच्छा लगता है। हालाँकि हिंदी में जितने लेखक नहीं उससे ज़्यादा क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, तो उन्हें ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आती। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे पढ़ने वालों का सिलसिला बढ़ा जा रहा है और वो बहुत पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट वो लोग खुद लिखने का सोच रहे हैं। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कभी 4 या 5 साल पहले मुझे फेसबुक पर पिंग किया होगा कि सर हमारे पास एक कहानी है, हम उस पर किताब लिखना चाहते हैं, और वो लोग आज खुद स्टार हैं। तो उनकी किताबें इतनी अच्छी होती हैं, तो उन्हें हौसला देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उनसे दूरी नहीं बना सकते कि आप कोई बहुत बड़े साहित्यकार हैं और वो नए लोग हैं। इनफैक्ट सत्यव्यास जो इस समय बस हिंदी के सबसे बड़े बेस्ट सेलर्स में से एक हैं, उनसे 6 या 7 साल पहले मेरी ऐसे ही फेसबुक की चैट पर ही बात हुई थी कि मैं भी एक किताब लिख रहा हूँ। तो ये गैप ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसे बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सर। जी शुक्रिया।
Next we have a question from Nasir Abdullah ji. Nasir ji, can you hear me? Yes, I can hear you. I hope you're able to hear me. जी नसीर जी बताइए. Okay. जनाब यारी, मुझे अभी हाल ही में जब बातचीत हो रही थी आपकी हुमा से, तो ये सुनने में आया था कि एक आपकी जो फिल्म है, एक आपकी जो किताब है, वो फिल्म में तब्दील होने वाली है. तो उसके बारे में मैंने एक्चुअली थोड़ा सा मिस कर दिया था, तो अगर थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो बड़ी खुशी होगी, और हो सकता है कि मैं उस फिल्म का फिर पार्ट भी बन जाऊं. वो अलग बात है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इज द फिल्म, व्हाट इज द बुक अबाउट. ठीक, किताब जैसा कि मैं बता रहा था, किताब का टाइटल है पापा मैन, और ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में थी जो कानपुर में स्टेशन पर रेलवे क्लर्क, वो जिंदगी भर ऐसे लोगों की टिकटें काटता आया है जो बम्बई जाना चाहते थे, और जब भी कोई उसे ये कहता है कि एक टिकट बम्बई सेंट्रल की दीजिए, तो उसे मन में बहुत टीस उठती है कि ये तो मेरा गंतव्य था, मैं वहाँ कभी नहीं जा पाया, बस मैं सारे लोगों की टिकटें ही बनाता रह गया. वो बहुत सुंदर गाता है, रेलवे स्टेशन पर बैठा गाया करता है टिकटें बनाते हुए भी. तो ये उसी की कहानी है कि कैसे एक दिन वो खुद अपनी टिकट बनाता है बम्बई सेंट्रल की, और ये तब होता है जब उसकी बेटी उसका हाथ पकड़ लेती है, और उस दिन वो एक साधारण से चंद्र प्रकाश गुप्ता से एक असाधारण से पापा मैन में बदल जाता है. उस सब की कहानी है. Okay, sounds interesting. Thank you. शुक्रिया. Next we have Nilima ji. Nilima ji, can we have you? निखिल, आपकी ये दिलचस्प कॉन्वर्सेशन हुमा के साथ सुनी. आपकी जबान में एक नई ऊर्जा है, एक बेबाक अल्हड़पन है, रोमांस है, निराशा है, चोट है, और उसके पीछे एक गहरी सोच भी है. तो आपके ब्लॉग में से मैंने कुछ पंक्तियां, वो जो आपने कविता लिखी है चींटियां, वो मैंने पढ़ी और वो मेरी रूह को छू गई. तो या तो उसी कविता को या उस रस की कोई कविता को आप हम सब लोगों के लिए सुनाएं. ठीक है, एक कोई प्यार की कविता सुना देता हूँ फटाफट सा. ये कविता है जिसका शीर्षक है तुम आ जाओ. ये कविता एक ऐसा लड़का एक अपनी प्रेमिका के लिए लिख रहा है, या ये कह लीजिए पति अपनी पत्नी के लिए लिख रहा है, जो बहुत दिन से उसके शहर में नहीं है, और वो इंतज़ार कर रहा है कि वो आ जाए. तो उसे बुलाने के लिए तो उसने ये कविता लिखी है. तुम आ जाओ कि जैसे स्कूल में छुट्टी की घंटी बजे और बच्चे खुशी से भागते आए, मटकते खिलखिलाते उतराते, पैंट की बद्दी बुसर्ट बस्ता संभाले, स्कूल की 1000 गप्पी बातें लिए माँ के गले लग जाएं. वैसे ही तुम आ जाओ. तुम आ जाओ कि जैसे सालों की देरी के बाद अदालत का फैसला आए, और किसी सूदखोर से लड़ झगड़ कर एक बेचारे सच्चे आदमी को जन्म भर की फंसी हुई पूंजी असल और सूद के साथ मिल जाए. तुम आ जाओ कि जैसे पहाड़ों में सीना फुलाकर कोई महबूब का नाम बुलाए, और उसकी आवाज़ गूंज कर लौट आए, और सब ओर से बेइंतहा बरसे बिखरे टूटे चिपटे और उससे कस के लिपट जाए. तुम आ जाओ कि जैसे आंगन में बिना पूछे बुलाए कोई हुई गौरैया चली आए, अपनी चोंच से गर्दन काढ़े, तिनका खाए, सांस भरे और उनका गुल्ला हो जाए, बुद्धू जैसी घंटों घूरे चूं चूं करके बोल बताए. तुम आ जाओ कि जैसे किसी को बेमौसम बुखार आए, और देह के रोम रोम में समा जाए, उसे तपाए तोड़े कपाए सताए माथे तक चढ़ जाए, सबको धता बताए. तुम आ जाओ कि जैसे होली में गांव के घर घर जो गिरा सारा रारा गाती, टोली में घूमती फाग आए, भांग अबीर मंजीरा ढोलक झांझर गुजिया कान्हा राधा पंचम सुर में धैवत गाए. तुम आ जाओ जैसे किसान के खेत में मूसलाधार बारिश आए, मजदूर की आंख में नींद पसर आए, सरहद से कोई फौजी लौट आए, मौसम की फसल में बाली आए, बारिश में भुट्टे की महक आए, बच्चे को छुट्टे की खनक आए, सुबह को सूरज की धनक आए. तुम आ जाओ कि जैसे तुम हर बार आती हो, और तुम्हारा आना हिंदी की सबसे खूबसूरत क्रिया बन जाता है. बहुत खूब निखिल. शुक्रिया. शुक्रिया.
थैंक यू। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू हुमा जी। निखिल जी, आपका जो ये प्रयास है छोटी छोटी डेली इंसिडेंट्स के साथ हमें हिंदी भाषा के साथ जोड़ने का, ये इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस, कीप राइटिंग गुड स्टोरीज, कीप कनेक्टिंग अस टू आवर मदर टंग हिंदी लैंग्वेज। थैंक यू कलम, थैंक यू नीलिमा जी, थैंक यू। पीपीएफ की तरफ से दिनेश नंदिनी डालमिया फाउंडेशन, बुक्स एंड बियॉन्ड, एहसास विमेन, हम सब मिलकर, दैनिक जागरण, हुमा मिर्जा जी और निखिल जी और हमारे सभी मौजूदा गेस्ट का दिल से शुक्रिया करते हैं फॉर दिस लवली इवनिंग, and I hope you all had a lovely evening, meaningful evening and a well spent evening. So thank you everybody once again. Stay home, stay safe till we meet again. Thank you. Thank you Nilima ji. Thank you everybody.